नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश परमार। जो हमने एमपी स्पेशल की क्लास प्रारंभ की थी, आज उसका सेकंड चैप्टर रहेगा। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का गठन के बारे में पढ़ा है। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश क्या था, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 के बाद क्या परिवर्तन हुए, जो वर्तमान स्वरूप था, जो वर्तमान 1 नवंबर 2001 के बाद जो पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, वो भी हमने देखी थी। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। इंडियन जियोग्राफी के लेक्चर में हमने भारत की भौगोलिक संरचना पढ़ी थी, भूगर्भिक संरचना। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहाँ पे कौन से पठार है या मैदान है या नदी है, या कैसी स्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर रहेगा। और किसी ने क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम पे मेरे को कमेंट में कि ये एमपी जी के पढ़ रहे हैं और किस एग्जाम से संबंधित है। तो जो मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित रहेगा, कोई सी भी हो। ठीक है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। ठीक है, देखेंगे हम मध्य प्रदेश को कितनी भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार। ठीक है, अब देखना 3 हो गए। अब 3 में हम सबसे सर्वप्रथम जो है उसे पढ़ेंगे, क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। अब मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। कौन कौन से? आइए देखिए। नंबर 1, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है। नंबर 2, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये जो ये बॉर्डर है, ये यहां से इतना, ये जैसे ये तो यूपी आ जाता है बीच में, झांसी वासी, ये जो बाकी ये बुंदेलखंड का पठार, ये यहाँ पे इतना, और ये आकृति ये। ठीक है। मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ पे आ गया? ये मालवा का पठार त्रिभुजाकार में, ये यूं। ठीक है, मालवा का पठार। उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार ये यहां से प्रारंभ होता है, ये। उसके बाद नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी ये यहां से अमरकंटक से प्रारंभ होती है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये नर्मदा घाटी लंबाई में। ठीक है, तो हमने क्या देखा? मध्य उच्च प्रदेश कितने भागों में बांटा गया? मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, नर्मदा घाटी और रीवा पन्ना का पठार। हो गए 5 भाग। दूसरा हमने देखा था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का नर्मदा घाटी के दक्षिण में, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जहां महादेव पहाड़ियां भी पड़ेंगे। ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ही महादेव पहाड़ियां आती है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे पूर्वी पठार। पूर्वी पठार मतलब मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। ठीक है, बघेलखंड के नाम से उसे जाना जाता है। क्या है? बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक को। मध्य भारत का पठार, उसके बारे में देख लेते हैं, कहाँ उसकी स्थिति है, कहाँ तक फैला है, कितना ऊंचा है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आइए देखिए, मध्य भारत का पठार कहां से कहां तक है? ये जो लाइन, ये बॉर्डर मैंने बनाई है, ये इधर, तो ये इधर है, ये यहां से निकल जाना, ये इधर मत घुस जाना, ये फिर इधर बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा। ठीक है, कौन सी स्थलाकृति में आता है? मध्य उच्च प्रदेश में। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग पड़े थे, उनमें से एक है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार के उत्तर में, मालवा के पठार के मध्य भारत के पठार के उत्तर में कौन कौन है? यमुना का मैदान। आपको पता है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, तो उसका जो मैदानी क्षेत्र है, यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र उसका मैदानी क्षेत्र है, तो मध्य भारत का पठार के उत्तर में है यमुना का मैदान। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में बूंदी और करेली, बूंदी और करेली, जो कि कौन से राज्य में आता है? राजस्थान में, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये अंतिम छोर है यहाँ पे,
पश्चिम में यहाँ मध्य भारत का पश्चिमी क्षेत्र ये यहाँ पे, इसके इधर अगर पश्चिम में जाएंगे तो बूंदी और करेली आएगी। बूंदी और करेली राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राजस्थान के क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी, मतलब जो पठार है उसकी औसत या कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, तो हम जो एवरेज देखते हैं वो क्या आता है 300 से 500 मीटर। कहीं पे 300 मीटर ऊंचा है, कहीं पे 500 मीटर ऊंचाई है उसकी। ठीक है, ये धरातल से समुद्र तल से नापते हैं हम। ठीक है, बाकी हमें इस टाइप से देखना है कितनी है ऊंचाई मध्य भारत का पठार। पहले पठार और ये इनकी क्या किसकी परिभाषा है ये हम आगे देखेंगे जब इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। अभी हमें भूगर्भिक संरचना पढ़नी है, सॉरी भौगोलिक संरचना पढ़नी है मध्य प्रदेश की, तो अभी ऊपर ऊपर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर तक पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे। क्या है इसकी, ये आप कॉपी पेन में लिखते भी जाना, ऊंचाई फिर लगभग। उसके बाद उत्तर में क्या है, यमुना का मैदान है। पश्चिम में क्या है, बूंदी करेली है। ठीक है, बूंदी करेली किसका क्षेत्र है, राजस्थान के अंतर्गत। मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है 33,000 वर्ग किलोमीटर। लगभग, लगभग लिख लेना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया है, तो हमें लगभग लिखना है 33,000 वर्ग किलोमीटर मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मध्य भारत के पठार के पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है ना, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान है, दक्षिण में अगर पूछा तो मालवा का पठार है। ये देख, बस इस मैप को समझ लो, वैसे ही समझ में आ जाएगा कि किसके उत्तर में क्या है, किसके दक्षिण पश्चिम या पूर्व में क्या है। भाई ये मैपिंग अगर समझ में आ गई तो कि मालवा का पठार किधर है, नर्मदा घाटी किधर है। ठीक है, आगे देखेंगे मध्य भारत का पठार। हमने क्षेत्रफल देख लिया 33,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण में क्या है मध्य भारत के पठार के, तो मालवा का पठार है। ठीक है, पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। अब यहां से मध्य भारत के पठार से मुख्य जो नदियां बह के निकलती है, यहां से नहीं निकलती, यहां से बह के निकलती है, वो देखना है हमें मुख्य। चंबल भी यहां से बह के निकलती है, सिंध भी बह के निकलती है, पार्वती और कूनू ये प्रमुख नदियां हैं जिनका बहाव क्षेत्र कहां पे है, मध्य भारत के पठार में। अभी नदियों के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, कौन नदी कहां से निकलती है, कौन सी नदी में या किस नदी की सहायक है, कहां पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। नंबर 2 बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार 2 हिस्सों में विभाजित है, मध्य प्रदेश में 2। कहां, एक तो ये इधर आ गया और एक ये हिस्सा ये आ गया। ठीक है, औसत ऊंचाई पूछी तो क्या हमसे पूछा गया बुंदेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई क्या है, तो 155 से 400 मीटर। कहीं 155 मीटर है, कहीं 200 है, कहीं 400 है, मतलब 155 से 400 के मध्य में है उसकी ऊंचाई। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार की। अब पूछा गया है कि प्री कैम्ब्रियन मतलब बुंदेल का पठार किस युग में बना है या किस चीज से बना है, तो हमें देखना है बुंदेलखंड का पठार प्री कैम्ब्रियन युग की रवेदार तथा ज्वालामुखी परत सेलों से बना है। परत सेलों से मतलब कौन सी चट्टानों से बना है, तो चट्टान भी ये हो जाएगा कि एक युग था। कौन सा युग था, प्री कैम्ब्रियन युग की रवेदार तथा ज्वालामुखी परतदार चट्टान सेलों से बना है। परतदार सेलों से या चट्टानों से। ठीक है, अब हम इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है या उत्तर में क्या है, ये हम देखेंगे। हमसे पूछा गया है बुंदेलखंड के उत्तर में क्या है, गंगा का मैदान आ जाएगा या गंगा का दोआब क्षेत्र, क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश से बह के निकली, या यमुना नदी है तो यमुना का वो आ जाएगा। अगर पूछा गया बुंदेलखंड के पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में क्या है, मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का, और ये इधर से मालवा का पठार भी आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है बघेलखंड के पूर्व में क्या है, तो बघेलखंड के पूर्व में ये भी आ जाएगा, अवध का मैदान है। ठीक है, अवध का मैदान है। और दक्षिण पूर्व पूछा, दक्षिण पूर्व तो रीवा पन्ना का पठार है। मैपिंग समझिए, हर चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। औसत ऊंचाई क्या देखी थी हमने, 155 से 400 मीटर। इसका क्षेत्रफल कोई खास बात नहीं है, याद ये रखने योग्य बातें नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे, हमने 2 कंप्लीट कर लिए, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार। ये जो मालवा का पठार है ये अंडरलाइन जो दी है मैंने, किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार आकृति है मालवा के पठार की, ये हमें याद रखना है। उसके बाद औसत ऊंचाई क्या है? 600 से 1500 मीटर, मतलब कहीं 600 मीटर है, 700 है, 1000 है, लास्ट कहां तक जाएगा? 1500 मीटर तक। ये याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। मीटर में है ये, हमेशा देखना। और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आता है, ऊंचाई कभी वर्ग किलोमीटर में नहीं आएगी, ये याद रखना। मुख्य नदियां कौन कौन सी है मालवा के पठार से जो बह के निकलती है या निकलती है? चंबल है, काली सिंध है। अब याद रखना ये सिंधु नदी नहीं है, काली सिंध नदी है। ये कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे सभी, ठीक है, ये शंका दूर कर लेना। ये काली सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन, पार्वती और बेबस आदि प्रमुख नदियां मालवा के पठार से बहकर निकलती है, ठीक है, या मालवा के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत बहती है, ठीक है। 3 हमने कंप्लीट कर लिए। 3 में भी अब हम देख लेंगे मालवा के पठार के उत्तर में क्या है। उत्तर में मध्य भारत का पठार है और ये क्षेत्र भी आ जाएंगे, बूंदी करेली, राजस्थान का बूंदी करेली, या यहाँ कोटा जिला भी आता है, इधर कोटा इधर आएगा, सॉरी। हमें देख लेना मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार है। हमसे पूछा गया मालवा के पठार के पश्चिम में क्या है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी विभिन्न पहाड़ियां हैं, अरावली या अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां। हमसे पूछा गया मालवा के पठार के दक्षिण में क्या है? दक्षिण में तो नर्मदा घाटी है, ठीक है। नर्मदा घाटी भी उच्च प्रदेश का ही एक है, मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। अभी तक हमने देखा। और मालवा के पठार के अगर आपसे पूछा गया कि पूर्व में क्या है, तो रीवा पन्ना का पठार है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन कहां पे है मैप में स्थित, बाकी तो हम दिशाएं निर्धारित कर लेंगे, क्योंकि ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है और इधर पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। इस हिसाब से हम मैपिंग कर लेंगे और दिशाओं का पता हमें चल जाएगा। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार कहाँ है? ये बॉर्डर लाइन है, ये रीवा पन्ना का पठार है। ये पूरी मैप मध्य प्रदेश की है, उसके विभिन्न भाग पड़ रहे हैं, कहां पे कौन है। रीवा पन्ना का पठार किस प्रदेश का भाग है? ये मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। मतलब मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, उसके जो ये है मध्य उच्च प्रदेश, उसी का भाग है। औसत ऊंचाई 350 मीटर है। इसकी एवरेज जो ऊंचाई है वो 350 मीटर है लगभग। आपसे पूछा गया इसके उत्तर में क्या है? आपसे पूछा गया रीवा पन्ना पठार के उत्तर में क्या है? तो अवध का मैदान आ जाएगा, ठीक है, या फिर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इधर आ जाएगा उत्तर पश्चिम में, उत्तर इधर से उत्तर ये यहां है, ये मालवा का पठार ये है, इससे ऊपर उत्तर पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा। आपसे पूछा गया पश्चिम में क्या है, तो मालवा का पठार आ जाएगा। यहाँ पे रीवा पन्ना है का पठार है, उसके पश्चिम में ये मालवा का पठार आ गया। आपसे पूछा गया कि रीवा पन्ना के पठार के पूर्व में क्या है, तो पूर्व में क्या आ जाएगा? पूर्वी पठार है बुंदेलखंड का, ये दक्षिण पूर्व में आएगा, सॉरी दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है या पूर्वी पठार है, उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अवध का मैदान कहाँ है? उत्तर में। आपसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल कितना है? हमने देखा था यहाँ पे 33,000 था मध्य भारत के पठार का, और रीवा पन्ना के पठार का है 32,000 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर लगभग। मुख्य नदियां कौन कौन सी यहां से प्रभावित होती है? तो 2 नदियां हैं मुख्य, टॉन्स और केन। ये मैंने आपको लिख दिया है, तो आप जब तक इसे पूरा वीडियो नहीं देखोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा का ऐसे उतारने से कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी बातें मैंने भी नहीं लिखी, मैंने लिख दी है टॉन्स और केन। तो आप क्या समझोगे क्या है? जिनको अगर ये पता नहीं होगा कि ये नदियां हैं तो वो तो हर कुछ इसला करती समझेंगे इनको। तो ये पूरा वीडियो देखना और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं कॉपी में नोट करते जाना। यहां से प्रभावित रीवा पन्ना के पठार से प्रभावित होने वाली मुख्य नदियां हैं कौन कौन सी? टॉन्स और केन, ठीक है। आपसे पूछा गया रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में कौन से, तो क्या क्या है दक्षिण में? दक्षिण में एक तो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार भी आ जाता है, और पश्चिम दक्षिण और पश्चिम में नर्मदा घाटी आ गई, और दक्षिण में मैकाल पर्वत श्रेणी या मैकाल पर्वत श्रृंखला या मैकाल पर्वत प्रदेश आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, नर्मदा घाटी,
नर्मदा घाटी के बारे में मुख्य बातें हैं, ये लंबी लंबी ये जो हमने लाइन की है मध्य प्रदेश के इस नक्शे में, ये पूरी नर्मदा घाटी है। ये मध्य उत्तर प्रदेश का एक भाग है। ये आपको याद रखने योग्य बातें हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में हमने 5 भाग देखे हैं, उनमें से एक भाग है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के बारे में मुख्य बातें यहाँ पे लिखी है। नर्मदा घाटी मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा ये जो नदी है, ये नदी बह के यूं गई है, यहाँ अमरकंटक है। अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश का, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। कौन कौन सी? एक जोहिला, सोन और नर्मदा। सोन ये मध्य प्रदेश की जब नदियों के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन आप याद रख लिए कहां से निकलती है नर्मदा, मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से निकलती है, तो वहीं से नर्मदा घाटी प्रारंभ हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी अमरकंटक से प्रारंभ होती है, अनूपपुर जिले के, तो ये यहां तक आएगी। यहाँ इधर बुरहानपुर है, गुजरात से लगा हुआ, ठीक है, बुरहानपुर गुजरात महाराष्ट्र से लगा हुआ। उसके बाद है मुख्य बात, नर्मदा घाटी की चौड़ाई। नर्मदा घाटी की ये जो चौड़ाई दी है ना, ये औसत कितनी है? 12 से 13 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर। कहीं पे 10 किलोमीटर की चौड़ाई है, कहीं पे 11, कहीं पे 12, तो औसत क्या है? 10 से 12 लगभग, 10 से 12 किलोमीटर लगभग, ठीक है। उसके बाद नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, मतलब सहायक नदियां वो नदियां होती है, जैसे एक मुख्य नदी नर्मदा है, उसमें आकर जो मिलने वाली सहायक नदियां उन्हें बोलते हैं। जो नर्मदा में मिलेगी अन्य नदियां, उनको नर्मदा की सहायक नदियां बोलेंगे। कौन कौन सी है? बरना है, चंद्रकेशर है, सकर है, दूधी है, गंजाल है, मान, तवा आदि। मतलब बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अभी हम नदियां नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुख्य नदियां देखेंगे। मुख्य नदियां है बरना, चंद्रकेशर, सकर, दूधी, गंजाल, मान, तवा आदि। तो उनके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा मध्य उत्तर प्रदेश कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहां पे हमारी? ये नर्मदा घाटी के दक्षिण में। आपसे पूछा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में क्या है, तो आप बोल देंगे उत्तर, ऊपर दिशा की उत्तर होती है, तो उत्तर में नर्मदा घाटी। आपसे पूछा गया दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के ताप्ती नदी है, उसकी घाटी है, ताप्ती घाटी। ताप्ती जो नदी है उसकी घाटी है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बाद में। मतलब जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है उसके उत्तर में नर्मदा घाटी है और नीचे दक्षिण में तापी नदी घाटी है, ठीक है। आपसे पूछा गया, ये इसकी वैसे दिशा पूछते नहीं है, डायरेक्टली पूछते हैं कि किस, ये ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि ऊपर से निम्न स्थलाकृतियों को, मध्य प्रदेश में निम्न स्थलाकृतियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। तो उत्तर में क्या आएगा? जैसे आपको मध्य भारत का पठार दे दिया, मालवा का पठार दे दिया, नर्मदा घाटी दे दी, सतपुड़ा घाटी, ये अलग अलग ऑप्शन में देंगे। एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, एक का क्रम उत्तर से दक्षिण रहेगा आपका। अगर मध्य भारत दिया, फिर मालवा का पठार दिया, नर्मदा घाटी दी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी दी, तो वो आपका सही रहेगा। इनको क्या, कभी इसको आगे कर देगा, कभी ऐसे ऑप्शन आते हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपकी मैपिंग ठीक रहेगी तो आप वहां ठीक से ऑप्शन, राइट ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 600 मीटर। ये याद रखने योग्य बातें हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लड़ाना नहीं है, हमें बस मैपिंग को समझना है। ये हमारा नक्शा है, पूरा मैप है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हमने टोटल 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में जो पहला है मध्य उत्तर प्रदेश, उसके 5 भाग है, बाकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार का एक एक ही भाग है खुद स्वयं में, ठीक है। सतपुड़ा में नर्मदा तापी से घिरी है। मैंने आपको अभी बताया था कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में नर्मदा घाटी है और नीचे ताप्ती घाटी है, मतलब ये बीच में, मतलब दोनों से घिरा हुआ है। यही बात यहाँ पे हमें कह रहा है, नर्मदा तापी से घिरी है, मतलब नर्मदा और ताप्ती नदी से घिरा हुआ है। कौन सा? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है। किस आकृति की है? ये यहाँ पे ठीक से बनी नहीं है मैप, क्योंकि मैप अगर ठीक से बनता तो ये त्रिभुजाकार होती इसकी आकृति, जैसे हमने ये मालवा के पठार की त्रिभुजाकार पढ़ी थी, ठीक है। तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत जो प्रदेश है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। बस ये बात याद रखने योग्य है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्वी पठार। हमने मध्य उत्तर प्रदेश पढ़ा, मध्य उत्तर प्रदेश के 5 भाग पढ़े। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। उसके बाद हमने देखा सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश।
अब हम पढ़ेंगे पूर्वी पठार। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार को बघेलखंड के पठार को ही पूर्वी पठार बोलते हैं। पूर्वी पठार क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूर्वी पठार है जो बघेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है या मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है, इसलिए इसे पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? फर्स्ट में राज्य के पूर्व में है इसलिए पूर्वी पठार नाम है। सेकेंड, राज्य का प्राचीनतम भूखंड है। राज्य का प्राचीनतम भूखंड है मतलब जो प्राचीन सबसे सर्वप्रथम जिन चट्टानों का निर्माण हुआ था उसी क्रम में इस भूखंड या इस बघेलखंड का भी निर्माण हो गया था। ठीक है, इसलिए सबसे प्राचीनतम मध्य प्रदेश का सर्व प्राचीनतम भूखंड है। सोन नदी प्रवाहित होती है। अभी हमने देखा था अनूपपुर ये अमरकंटक से निकलती है, उसके इधर से थोड़े इधर से कौन सी सोन नदी निकलती है, जोइला सोन। वो पढ़ेंगे हम कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है या उस प्रवेशन कहाँ है उसका, ये सब देखेंगे। तो सोन नदी प्रवाहित होती है। आज हमने देखा मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। कल हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्या क्या होता है सब विस्तार से देखेंगे। आज के लिए इतना।